एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड में मेंशन है टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूज़ ऑफ वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम स्ट्रेटजीज़। इसको एग्ज़ाम हम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डीप में जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। इधर उधर की बातें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो सिलेबस में जो प्रॉपर चीज़ जो मेंशन होती है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें पहले बेसिक पढ़ लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो आइडियाज़ की जो शेयरिंग होती है, थॉट्स की, फीलिंग्स की, इन्फॉर्मेशन की और इंस्ट्रक्शंस की, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोला जाता है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन हेल्प करती है। किसमें? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है? नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। टीचर अपनी नॉलेज किसको देता है? स्टूडेंट्स को देता है। मोटिवेट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। इंटरेक्शन क्रिएट करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में। कन्फ्यूजन को रिमूव करता है और डेवलप करता है किसको? अंडरस्टैंडिंग को। देखो डेफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें एक सेंडर होता है, अपना वो मैसेज भेजता है किसके थ्रू? एक मीडियम होता है उसमें, फिर रिसीवर होता है और रिसीवर फिर क्या करता है? फीडबैक देता है। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। सेंडर होता है जो पर्सन क्या करता है? मैसेज देता है, यानी एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। ये कौन है? ये हो गया सेंडर और ये है रिसीवर, ठीक है। अब ये जो सेंडर है इस व्यक्ति से बात करना चाहता है, तो ये इसके पास क्या है? मैसेज है। ये इसको इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो मैसेज है उस तक पहुंचाना चाहता है। अब ये मैसेज को पहुंचाएगा कैसे? अब इसके लिए क्या यूज़ करेगा? मीडियम यूज़ करेगा। या तो फ़ोन से बात करेगा, या डायरेक्ट बात करेगा, या फिर लेटर लिख के देगा। इस तरीके से वो बीच में क्या यूज़ करेगा? मीडियम को यूज़ करेगा। अब ये बात रिसीवर तक पहुंच गई। अब रिसीवर पहुंचने के बाद में क्या करेगा? फीडबैक वापस देगा कि हाँ, मतलब मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सुन ली। और जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है कि उसमें रेस्पॉन्स और फीडबैक चलते रहते हैं। इसमें अब एक और आता है नॉइज़, बैरियर और डिस्टर्बेंस। जो नॉइज़ होती है ना, वो किसका काम करती है? वो बैरियर होता है और एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। अब टाइप्स देखते हैं। दो तरह के टाइप, इसमें दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल। वर्बल होता है कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के थ्रू होता है, नॉन वर्बल बिना वर्ड्स के होता है। इसमें दो टाइप आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी ओरल और रिटन। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसकी वजह से क्या होता है? एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फास्ट फीडबैक मिलता है और ईजी इंटरेक्शन हो जाता है। अब इसमें क्लासरूम के एग्जाम्पल देखते हैं। जो लेक्चर सेशन होता है जिसमें टीचर लेक्चर देता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वर्बल का। डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर एंड स्टोरी टेलिंग किसके एग्जाम्पल है? वर्बल कम्युनिकेशन के। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? बिना वर्ड्स के होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, साइलेंस, टोन ऑफ वॉइस। अब इसकी वजह से क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट होता है और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। क्लासरूम के जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करता है और हेल्प करता है किसकी? वीक लर्नर्स की। अब कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ टीचर। एक अच्छा टीचर है ना, वही होता है जिसके पास में क्या होती है? क्लैरिटी होती है कि उसे क्या बोलना है और किस तरीके से एकदम सिंपल वे में उसको पहुंचाना है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फ्लो का यूज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लिसनिंग स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, टीचर की एम्पैथी होनी चाहिए, यानी अंडरस्टैंड करना चाहिए किसकी? स्टूडेंट की फीलिंग्स को। फीडबैक स्किल यानी प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज। और क्वेश्चनिंग स्किल, आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। अब वर्बल क्लासरूम की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं? देखो, पहला है लेक्चर मेथड। इसमें जो टीचर है ना, वो टॉपिक को क्या है? ओरली एक्सप्लेन करता है। अब इसकी वजह से क्या है? टाइम बचता है और ये जो बड़े क्लासरूम्स होते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? स्टूडेंट है ना, पैसिव हो जाता है, यानी सिर्फ है ना स्टूडेंट सुनता रहता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। टीचर का काम बोलने का होता है, तो इसलिए वो उस टाइम पे एक्टिव रहता है और स्टूडेंट कैसे रहते हैं? पैसिव। अब क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक होती है, इसमें जो टीचर होता है ना, क्वेश्चंस पूछता है किससे? स्टूडेंट से, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कैसे होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, यानी हाँ या ना वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर उनका जो शॉर्ट में एक्सप्लेन में जिनके आंसर्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं।
अब इसके बेनिफिट क्या है, ये डेवलप करता है किसको, थिंकिंग को, और चेक करता है किसको, अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। इसमें क्या है, स्टूडेंट है ना अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये इंप्रूव करता है किसको, कॉन्फिडेंस को, और एनकरेज करता है किसको, पार्टिसिपेशन को। अब डिस्कशन होगा तो इतने सारे लोग, मान के चलिए कि टीचर ने किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो इस बच्चे ने आंसर दे दिया, लेकिन डिस्कशन में क्या होगा, ये सारे बच्चे आपस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये क्या पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, भागीदारी बच्चों की उसको इंक्रीज़ करता है। स्टोरी टेलिंग ये यूज़फुल है किसमें, स्पेशली इन लैंग्वेज टीचिंग में। इम्प्रूव इमेजिनेशन को इम्प्रूव करता है और एनहांस करता है किसको, लिसनिंग स्किल्स को। डिबेट स्टूडेंट स्पीक फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। अब डिबेट में क्या होता है, इस पे एक तो फॉर में बोलते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं और विपक्ष में बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की रीजनिंग डेवलप होती है और स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। ये रोल प्ले है, स्टूडेंट एक्ट लाइक कैरेक्टर और सिचुएशन, यानी इसमें कोई प्ले जैसे टीचर ने परफॉर्म करवाना स्टार्ट किया तो इसमें क्या है, स्टूडेंट को उसकी भूमिका में रख दिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग और डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। मान के चलिए क्लास में टॉपिक चल रहा है राज्यसभा, तो टीचर क्या करेगा कि राज्यसभा के सदस्य बना देगा, इस एक को चेयरमैन बना दिया, एक को वाइस चेयरमैन बना दिया, इसको स्पीकर, इस तरीके से बना दिया। तो क्या है, बच्चे यहाँ रोल प्ले करते हैं। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, यानी टीचर क्या करता है, यूज़ करता है प्रेजेज एंड एनकरेजमेंट। कैसे करता है, अब बच्चे ने आंसर दिया तो टीचर बोलेगा वेरी गुड, एक्सीलेंट, और बच्चों के लिए क्या बजवाएगा, ताली बजवाएगा। तो क्या है कि रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। अब जो नॉन वर्बल क्लासरूम है ना, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज़ है। टीचर क्या है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे क्लास में बच्चे शोर करने लगे तो मैडम क्या करती है, एकदम से उनको देखने लगती है, काफ़ी देर तक देखती रहती है। इससे क्या है, बच्चों को लगता है, फिर बच्चे समझ जाते हैं कि ये ना मैडम अभी गुस्सा है और हमें क्या है, शांत होने की ज़रूरत है। तो ये भी क्या एक कम्युनिकेशन हुआ ना, कि टीचर कुछ समझाना चाह रही थी और बच्चे उस चीज़ को समझ गए। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल क्रिएट क्या करती है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट को। जेस्चर जैसे कि हैंड के मूवमेंट हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में। बॉडी लैंग्वेज होती है पॉजिटिव, पोस्चर इंक्रीज करता है किसको, कॉन्फिडेंस को। मूवमेंट इन क्लासरूम, टीचर शुड मूव अराउंड द क्लास। जो टीचर है ना, वो क्लास में ऐसे घूमते घूमते पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो एक जगह खड़ा होकर पढ़ा रहा है। साइलेंस एंड पॉज क्रिएट्स अटेंशन एंड एम्फेसिस। वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। चेंजिंग टोन एंड पिच टू मेंटेन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या है, जो टीचर को है ना, अपना जो टोन है वो चेंज करते रहना चाहिए। देखो जैसे आज की मीडिया में अगर आप आज न्यूज़ देखोगे, पहले दूरदर्शन पर जो न्यूज़ आती थी ना, वो एकदम ऐसे एक लाइन के फ्लो में चलती थी। नमस्कार, आपका स्वागत है, और आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं कि आज भारी बारिश की वजह से इधर की तरफ बाढ़ आ गई, उधर बाढ़ आ गई, इस तरीके से फ्लो चल रहा है। लेकिन आज की मीडिया, नमस्कार दोस्तों, आज इतनी भयंकर बारिश की तबाह और चारों तरफ तबाही और ये और वो, इस तरीके से। तो ये क्या है, वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, तो ये इंटरेस्ट को क्या है, क्रिएट करता है। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, टीचिंग को क्या इफेक्टिव बनाता है, जो स्टूडेंट का जो अटेंशन है उसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि उनका वो जेस्चर मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन कुछ जो टीचर दे रहा है, या फिर आई कांटेक्ट है उसको देखेंगे, तो क्या है, उनकी जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ेगी। ये बोर्डम को कम करता है। अब लेक्चर जो टीचर है वो लेक्चर दिए जा रहा है, बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो बच्चे पैसिव हैं, इस वजह से क्या होगा, वो बोर भी होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ टीचर अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करेगा, कभी स्लो करेगा, कभी फास्ट करेगा, इस तरीके से क्या है, इंटरेस्ट क्लास में बना रहता है। हेल्प्स इमोशनल कनेक्शन सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसको सपोर्ट करता है। अब देखो बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन में। फिजिकल बैरियर जैसे नॉइज़ है, पुअर सिटिंग है और डिस्टर्बेंस। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, कि डर हो सकता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो वो अच्छे से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या एक बैरियर है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। लैंग्वेज बैरियर, यानी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का यूज़ किया जाता है। अब ईस्ट राजस्थान से कोई भी वेस्ट राजस्थान में कम्युनिकेट करता है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि इधर के लोग
ब्रज भाषा और जो हिंदी बोलते हैं और उधर के लोग मारवाड़ी बोलते हैं, तो क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। ये भी क्या एक बैरियर आता है। कल्चरल बैरियर क्या है, डिफरेंस इन बैकग्राउंड, लोगों के बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। सिमेंटिक बैरियर यानी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स की प्रॉपर समझ नहीं होती है, उसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। अब क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है ना, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। क्लास में कैसे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करो, फीडबैक दो। बच्चे ने अगर अच्छा किया तो उसको अच्छा बोलो, उसने गलत किया तो गलत बोलो, सिखाओ उसको। लिसन पेशेंटली, और एग्जांपल्स जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं ना, उनका यूज़ करो, इस जिससे क्या बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का क्या, कम्युनिकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। मॉडर्न क्लासरूम है ना, मॉडर्न क्लासरूम जैसे स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, पीपीटी, वीडियो, लैंग्वेज लैब्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाना चाहिए। इंटरेक्टिव लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग और विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के, क्लियर होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। अगर टीचर सेंटर्ड हो जाएगी तो बच्चे पैसिव रहेंगे, तो वो उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए और मोटिवेटिंग होनी चाहिए। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है वो इंट्रा कम्युनिकेशन होता है, जो खुद से अपने आप में जो बातें करता है वो। फीडबैक इज़ एसेंशियल, फीडबैक ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि जो रिसीवर है उस तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, और जो हम बात अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है स्ट्रेंथन करती है वर्बल कम्युनिकेशन को। आई कॉन्टैक्ट इंक्रीज क्लासरूम अटेंशन, वॉइस मॉड्यूलेशन मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग, रीइंफोर्समेंट मोटिवेट करता है किसको, लर्नर्स को। टीचर ने अगर उसको एक क्वेश्चन का जवाब देने के बदले एक टॉफ़ी दे दी, या फिर बच्चे को क्या है वेरी गुड बोल दिया, एक्सीलेंट बोल दिया, या फिर स्टार दे दिया उसकी कॉपी में, तो इससे क्या बच्चा मोटिवेट होता है। अवार्ड और पनिशमेंट इसमें दोनों आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर है ना, रिड्यूस करते हैं किसको, लर्निंग इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन के में या बैरियर होते हैं। ये जो बैरियर होते हैं साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, कल्चरल, सिमेंटिक, ये कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कम इफेक्टिव करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, या तो ओरली होती है या रिटन होती है। नॉन वर्बल में सिर्फ क्या है, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, इनका यूज़ किया जाता है। फीडबैक होता है जो रेस्पॉन्स जो रिसीवर देता है किसको, सेंडर को। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एनकरेजमेंट होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज करना किसको, टोन को, पिच को, स्पीड को जब बोलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंक्लूजन देख लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। A teacher should use both verbal and non-verbal classroom strategies to create an interactive, motivating and learner-friendly environment. Good communication improves understanding, participation and overall classroom management. ये यहाँ आपका जो एक टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म होता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम स्ट्रेटजीज हमने पढ़ ली हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ टीचिंग मॉडल्स दिए हुए हैं, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब टीचिंग मॉडल्स हैं। टीचिंग मॉडल होते क्या है, टीचिंग मॉडल इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ टीचिंग यूज टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कुछ जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए टीचिंग मॉडल्स को बनाया जाता है। हमारे सिलेबस में 4 हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन डायरेक्टिव मॉडल। अब देखो ये टीचिंग मॉडल है ना, क्या प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न को दिखाते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को दिखाते हैं और एवेल्यूशन मेथड को। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो टीचिंग मॉडल्स आर स्ट्रक्चर्ड टीचिंग पैटर्न्स डेवलप टू इम्प्रूव लर्निंग इफेक्टिवनेस। जो लर्निंग इफेक्टिवनेस उसको बढ़ाने के लिए ये डेवलप किए जाते हैं। मेन टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, देखो टाइप, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये किस पे फोकस करता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सोशल इंटरेक्शन जो मॉडल है वो किस पे फोकस करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग और सोशल स्किल्स पे। अब सोशल आ गया, इसका मतलब बहुत सारे लोग इसमें मिले जुले होंगे, बहुत सारे लोग हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी और सोशल स्किल डेवलप होगी। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल होता है, वो क्या करता है, पर्सन की खुद की इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करता है।
बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, इसमें क्या है, बिहेवियर चेंज होता है, किसकी वजह से, रीइंफोर्समेंट वगैरह होता है। अब अपने मॉडल्स देखते हैं। सबसे पहला है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। ये किसने दिया था, ये डेविड ऑसवेल ने दिया था। अब इसका मतलब क्या है, दिस मॉडल हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं ना, देखो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, हमारे पास कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं, कोई नई नॉलेज हमने गेन की उसको पुरानी से कनेक्ट करना, ये क्या होता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का जो थीम है वो यही है। टीचर फर्स्ट क्या करता है, सबसे पहले टीचर क्या करता है, आउटलाइन देता है, कॉन्सेप्ट मैप इंट्रोडक्टरी मटेरियल बिफोर टीचिंग द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बारे में जानकारी देता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी स्टेप्स क्या होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, टीचर इंट्रोड्यूस करता है, मेन आइडिया को, फ्रेमवर्क दिखाता है और ओवरव्यू देता है टॉपिक को। जैसे कि मैं कोई एक पोएम पढ़ाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चलो एक स्टोरी पढ़ाना चाहती हूँ। एक एग्जांपल चलो पोएम का ही लेते हैं, जैसे द टेल ऑफ मेलन सिटी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो द टेल ऑफ मेलन सिटी, उसका जो क्या फ्रेमवर्क है, उसमें क्या होता है, उसका ओवरव्यू टॉपिक का दे दूँगी पहले, जिससे कि बच्चों को क्या है, इंटरेस्ट बना रहे। प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, एक्चुअल लेसन इज़ टॉट। अब इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल लेसन है उसको पढ़ाया जाता है। फिर क्या है, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो टीचर होता है ना, कंपेयर करता है आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है और रिवाइज करता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि देखो ये मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, टीचिंग मॉडल्स पढ़ा रही हूँ। इसमें हम देखो टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। ये इन 4 जो मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये मैंने क्या किया, एक ओवरव्यू दे दिया। अब क्या है, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कंप्लीट, और कंप्लीट पढ़ाने के बाद में फिर मैं क्या करूँगी, ये जो इनको शॉर्ट में समझा दूँगी, रिवाइज़ करवा दूँगी, और फिर क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता दूँगी। तो इस तरीके से क्या है, जो कौन सा मॉडल है, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वर्क करता है। अब इसकी फीचर्स क्या है, ये लॉजिकल टीचिंग होती है, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, और जो पुरानी और जो नई नॉलेज है ना उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, यानी स्टूडेंट्स अपनी जो नॉलेज है प्रीवियस की उसको कनेक्ट कर पाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इम्प्रूव रिटेंशन, ये स्टूडेंट की रिटेंशन जो पावर है ना उसको इम्प्रूव करता है, यानी बच्चे कितना किसी चीज़ को कितने लंबे टाइम तक याद रख पा रहे हैं उसे कनेक्ट कर पाता है। जैसे क्लास 9th में हमने कोई चैप्टर पढ़ा, अब हम 10th में प्रमोट हो गए, अब 10th में वही चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है ना, एक चैप्टर जो स्टार्टिंग का होता है वो हमारी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, यूज़फुल होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए, और जो ऑर्गेनाइज लर्निंग होती है ये। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए स्किल टीचर की ज़रूरत होती है, ये छोटे बच्चों के लिए कम यूज़फुल होता है। क्लासरूम एग्जाम्पल, जैसे टीचिंग से पहले रेनेसा पीरियड, टीचर एक्सप्लेन करता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन फीचर, इंपॉर्टेंट राइटर्स, फिर उसके बाद में क्या करता है, वो डिटेल से उस चैप्टर को पढ़ाता है, जिस तरीके से मैं आपको ये भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, ये किसने दिया था, रिचार्ड शुजमैन ने दिया था। इसका मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं ना किसके थ्रू सीखते हैं, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के थ्रू। टीचर प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम सिचुएशन एंड स्टूडेंट डिस्कवर आंसर बाय आस्किंग क्वेश्चन। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना। बच्चों के पास क्वेश्चन है, आंसर नहीं है तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि ये ना इसका आंसर हमें निकालना है। और इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, यानी बच्चा खुद से आंसर निकालता है तो खुद इंडिपेंडेंट सीखता है। अब इसके क्या होते हैं स्टेप्स देखते हैं। अब टीचर क्या होता है, एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, टीचर क्रिएट्स पजलिंग सिचुएशन, डाटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आस्क येस नो क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कोई डाटा गैदरिंग का टीचर ने एक वो दे दिया, उनको पजल दे दिया कि डाटा गैदर करो, तो टीचर उसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, येस नो वाले क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। डाटा गैदरिंग जिसमें कि एक्सपेरिमेंटेशन, स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जो आइडियाज़ को टेस्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लेनेशन, अब क्या स्टूडेंट उसको जो भी फाइंडिंग्स उसकी निकल के आई है उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और एनालाइज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट फिर इस प्रोसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
अब ये इसके फीचर क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है क्योंकि इसमें स्टूडेंट सारा काम करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड होती है, डेवलप रीजनिंग, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी स्टूडेंट सारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तो ये कैसा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को दिखाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है बच्चे की को, कि क्वेश्चन का आंसर वो खुद निकालने चलता है, इम्प्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिएट क्यूरियोसिटी को क्रिएट करता है और एनकरेज करता है सेल्फ लर्निंग को। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है काफ़ी। अगर एक एक बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, डिफ़िकल्ट होता है बड़े क्लासरूम्स में। और नीड एक्टिव स्टूडेंट्स, इसमें एक्टिव स्टूडेंट चाहिए, जो ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। जैसे टीचर है ना, शोज अ ग्रामर सेंटेंस विद एरर्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्कवर द रूल देमसेल्फ। एक टीचर ने सेंटेंस दिया, जैसे सीता इज़ गोइंग टू स्कूल। अब बच्चों से पूछा कि इसमें बताओ कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हुआ है, तो बच्चे क्या इसको फाइंड करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अब अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। ये है सोशल इंटरेक्शन मॉडल है, ये किसने दिया था, हर्बर्ट थैले ने दिया था। इसका मीनिंग क्या है, स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक, सॉल्व प्रॉब्लम कोऑपरेटिवली। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं ना इकट्ठे होकर के क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ये, सोशल स्किल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और टीम वर्क इसमें यहाँ दिखाया जाता है। ग्रुप में देखो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रुप का मतलब सारे बच्चे मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, टॉपिक को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्टूडेंट खुद चूज़ करते हैं टॉपिक को, प्रॉब्लम को। फिर प्लान करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ग्रुप ये ग्रुप बना लेते हैं कि ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, ये। अब ये ग्रुप में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले और टास्क को डिवाइड करते हैं। कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट कलेक्ट डाटा एंड डिस्कस, डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर डिस्कस करते हैं, फिर क्या फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंट फाइंडिंग्स, और जो भी उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स होती है उनको प्रेजेंट करते हैं। फिर लास्ट में जो टीचर होता है वो क्या करता है, इवेल्यूएट करता है हर एक ग्रुप के वर्क को। अब इसके फीचर्स देखो क्या क्या विशेषता है, इससे कोऑपरेटिव लर्निंग हुई, बच्चों ने एक मिलकर के काम किया, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ, सोशल इंटरेक्शन बढ़ा क्योंकि लोग आपस में जब बच्चे आपस में बात करेंगे तो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और डेमोक्रेटिक क्लासरूम यानी हर बच्चे को क्या उसमें मौका मिलता है। एडवांटेज क्या है, टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, लीडरशिप को दिखाता है, एनकरेज करता है किसको, कम्युनिकेशन को, और एक्टिव लर्निंग को दिखाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सम स्टूडेंट्स में नॉट पार्टिसिपेट, यानी कुछ बच्चे हो सकता है कि पार्टिसिपेट ना करें, उनके लिए डिसएडवांटेज है। क्लासरूम मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, और क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है वो कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जब इतने सारे बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो क्लासरूम को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी। अब जैसे इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशन, अब टीचर ने 2 ग्रुप बना दिए, चलो 3 बना दिए, उसमें बोला कि ये जो सोशल मीडिया है ना उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो ये बच्चे क्या है आपस में डिस्कस करेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो मॉडल है वो है नॉन डायरेक्टिव मॉडल, ये इसको पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल भी बोलते हैं, और ये किसने दिया था, कार्ल रॉजर्स ने दिया था। इसका मतलब क्या है, जो टीचर है ना वो फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, कंट्रोलर की तरह नहीं। स्टूडेंट है ना खुद से सीखता है एकदम फ्रीली, टू देयर इंटरेस्ट एंड फीलिंग, अपने इंटरेस्ट और अपनी फीलिंग के हिसाब से। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ, यानी पर्सन की खुद की ग्रोथ हो रही है, सेल्फ डेवलपमेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। अब इसमें टीचर का क्या रोल होता है, जो टीचर होता है वो बच्चे को क्या है, लिसन केयरफुली, सपोर्ट करता है स्टूडेंट को, और प्रोवाइड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, अवॉइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं करता, वो फैसिलिटेटर है यानी उसका हेल्प कर सकता है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करता है। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं, डिफाइनिंग हेल्पिंग सिचुएशन, टीचर क्रिएट करता है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, स्टूडेंट एक्सप्रेस फीलिंग्स और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करते हैं, एक इंसाइट को डेवलप करता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इशू, स्टूडेंट को क्या इशू जो समझ में आता है, इसका मतलब उसके अंदर एक जो इंसाइट है वो डेवलप हो रहा है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अब स्टूडेंट उसके बेसिस पे क्या है अपना डिसीजन लेता है। इंटीग्रेशन, और स्टूडेंट अप्लाइज लर्निंग इन लाइफ, और उसने जो कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ में उसको वो यहाँ दिखाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये लर्नर सेंटर्ड होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट है वही क्या है अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन निकल के आता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है क्योंकि इस पर टीचर है कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब इसके एडवांटेज क्या है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है,
इमोशनल एडजस्टमेंट को दिखाता है और इनकरेज करता है किसको, इंडिपेंडेंट लर्निंग को, खुद से सीखने की जो कला है उसको दिखाया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ डिसिप्लिन पॉसिबल। अब अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन नहीं है तो वो इस काम को नहीं कर सकता। ये लार्ज जो क्लासेस होती हैं ना, बड़े क्लासरूम्स में पॉसिबल नहीं है। लेस सिलेबल कंप्लीशन, अगर इस तरीके से पढ़ाई होगी तो फिर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे टीचर अलाउ करता है स्टूडेंट को टू एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन फ्रीली ड्यूरिंग लिटरेचर सेशन, यानी टीचर बोलता है अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करो। अब मान के चलो 2000 बच्चों की क्लास, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि 2000 बच्चों की क्लास है, उसमें अगर टीचर एक एक बच्चे से पूछने लगा तो फिर ऐसे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा ना। तो अब इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो एडवांस ऑर्गेनाइज़र, इसमें क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये टाइप का है। किसने दिया था, डेविड ऑजवेल ने दिया था, और ये फोकस किस पे करता है, मीनिंगफुल लर्निंग पे। इंक्वायरी मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेस रिचर्ड शुजमैन ने दिया था, और ये साइंटिफिक इंक्वायरी। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन सोशल इंटरेक्शन पे एम्फेसिस करता है, और ये किसने दिया था, हर्बर्ट थैलन ने दिया था, कोऑपरेटिव लर्निंग पे फोकस करता है। नॉन डायरेक्टिव जो मेथड है वो पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, कार्ल रॉजर्स ने दिया था, और इसे सेल्फ डेवलपमेंट होता है। अब देखो इनको ना याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। देखो ऑजवेल एडवांस, ऑजवेल एडवांस, ऑजवेल एडवांस, रिचर्ड शुजमैन आस्क मैनी क्वेश्चन, शुजमैन आस्क मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछना क्या हो गया, इंक्वायरी, तो शुजमैन इंक्वायरी। हर्बर्ट थैलन को क्या पसंद है, टीम पसंद है, थैलन को टीम पसंद है, थैलन को क्या पसंद है, टीम, टी से टीम, अगर टीम आ रही तो क्या होगा, ग्रुप हो गया एक। कार्ल रॉजर्स क्या है, फ्रीडम की बात कर रहा है। जो कार्ल है ना वो रोक फ्री हो गया, यानी रॉक फ्री। एक बार इसको दोबारा से देख लो। ऑजवेल एडवांस, शुजमैन आस्क मैनी क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब इंक्वायरी कर रहा है। थैलन को क्या पसंद है, टीम, तो टीम है तो यानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। और जो रॉजर्स है ना वो क्या है, रोग फ्री हो गया, यानी फ्रीडम की बात कर रहा है। फ्रीडम किस में आएगी, नॉन डायरेक्टिव मॉडल में आएगी। अब देखो टीचिंग मॉडल्स मेक क्लासरूम टीचिंग साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव। साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज करते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं क्लासरूम को। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सोशल इंटरेक्शन मॉडल इंप्रूव कॉपरेशन, एंड पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल फोकस ऑन इमोशनल ग्रोथ। प्रॉपर यूज ऑफ दिस मॉडल क्रिएट्स एक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंड टॉपिक था ये भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किसे कहते हैं, रेफर्स टू द मटेरियल, aids and resources used by the teachers to make teaching effective, interesting and easy understand। जिसकी वजह से जो टीचर है ना टीचिंग को क्या इफेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, और क्या अंडरस्टेबल यानी समझने योग्य बनाता है। अब ये जो मटेरियल है ना क्या हेल्प करता है, क्लैरिफाई करता है कॉन्सेप्ट को, इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। अब एजुकेशनल व्यू के अकॉर्डिंग ये क्या इसकी डेफिनेशन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर एड्स यूज बाय द टीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अपनी TLM को यूज़ करने के, टीचिंग को क्या है इंटरेस्टिंग बनाता है, सिंप्लीफाई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स, क्रिएट एक्टिव लर्निंग को क्रिएट करता है, बढ़ावा देता है, डेवलप क्यूरियोसिटी, इंप्रूव करता है रिटेंशन पावर को, बच्चा देख करके सुन करके ज़्यादा याद रख पाता है तो रिटेंशन पावर उससे इंक्रीज़ होती है, टीचिंग का टाइम सेव करता है, एनकरेज करता है किसको, पार्टिसिपेशन को। अब गुड जो TLM होता है ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए यानी इजी टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट होना चाहिए यानी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए नहीं तो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए यानी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एकदम क्लियर होना चाहिए, ईजिली विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब टाइप्स देख लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। विजुअल एड्स जिसमें कि क्या गया, चार्ट, मैप्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, ग्राफ्स। ऑडियो एड्स क्या क्या हो जाएंगे, रेडियो, पॉडकास्ट, टेप रिकॉर्डर एंड ऑडियो लेक्चर। ऑडियो विजुअल का मतलब है देख करके और सुन करके, लर्निंग थ्रू सीइंग एंड हियरिंग, टेलीविजन, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, एजुकेशनल वीडियोस। एक्टिविटी बेस्ड
मटेरियल क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोल प्ले, लैंग्वेज, गेम्स, वर्कशीट्स वगैरह किस में आ जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड, यानी लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी प्रिपेयर कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। टीचर शुड नो व्हाट स्टूडेंट मस्ट लर्न एंड व्हाट स्किल इज़ टू बी डेवलप्ड, यानी टीचर को पहले पता होना चाहिए कि वो क्या सिखाना चाहता है और कौन सी जो स्किल है उसे डेवलप करना चाहता है। एनालाइज करता है लर्नर्स के एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का मेंटल लेवल क्या है और लर्निंग उसकी नीड्स क्या क्या है। सेलेक्ट सूटेबल मटेरियल, इनके अकॉर्डिंग वो क्या है, एक मटेरियल को चूज़ करता है, यानी टॉपिक कौन सा लेना है, स्टूडेंट का लेवल देखता है और क्लासरूम की सिचुएशन देखता है। फिर मैं अपने मटेरियल को क्रिएटिवली प्रिपेयर किया जाता है। अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए उसका मटेरियल। और टेस्ट करता है, यूज़ करने से पहले टीचर शुड चेक विजिबिलिटी, यानी दिख रहा है मतलब उसकी विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं, एक्यूरेसी और उसकी फंक्शनिंग। अब प्रिंसिपल इफेक्टिव यूज़ ऑफ TLM, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइमिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और इंटीग्रेशन विद टीचिंग, यानी टीचिंग के साथ में वो तालमेल खाने चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ और ले लिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हो गए। रोल ऑफ टीचर, अब टीचर का रोल क्या होता है TLM यूज़ करने में। अब ये यूज़ मटेरियल कॉन्फिडेंटली, एक्सप्लेन क्लियरली, एनकरेज करता है इंटरेक्शन को, मेंटेन डिसिप्लिन एंड इवेल्युएट इफेक्टिवनेस। इम्पोर्टेंस क्या है TLM की क्लासरूम के अंदर, ये लर्निंग मेक्स लर्निंग परमानेंट, रिड्यूस वर्बलिज्म, यानी बच्चों को जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा याद नहीं रहते, ये क्या करते हैं, हेल्प करता है। देखी हुई चीज़ें, प्रोजेक्ट्स, मैप्स, इनके थ्रू जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा रिटेंशन पावर को क्रिएट करती हैं। डेवलप इंटरेस्ट, देख करके बच्चे मूवीज़ के थ्रू क्या है, जो शॉर्ट क्लिप्स होती हैं उनके थ्रू बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है। डेवलप करता है कंसंट्रेशन को, हेल्प करता है स्लो लर्नर्स, जो धीरे बच्चे सीखते हैं ना, उनकी भी रिटेंशन पावर को इंक्रीज़ करता है इस तरीके से, और क्रिएट करता है जॉयफुल लर्निंग। अब मॉडर्न टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल्स हैं वो क्या है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड हो गया, PPT हो गया, कंटेंट हो गया, जैसे कि इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, क्विज़ ऑनलाइन क्विज़ेज़ हो गई, एजुकेशनल ऐप्स हो गए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और बेटर एंगेजमेंट होती है बच्चों की, बोर्डम नहीं होता है। उससे पहले ये स्टेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेज होती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें जो TLM अट्रैक्ट अटेंशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। प्रेजेंटेशन स्टेज, अब पहले टीचर ये दिखाता है फिर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो जैसे कि चार्ट्स और मैप्स वगैरह के थ्रू वो टीचर एक्सप्लेन करता है जो भी कॉन्सेप्ट वो सिखाना चाहता है। फिर आती है प्रैक्टिस स्टेज, जिसमें कि स्टूडेंट परफॉर्म करता है किसको, एक्टिविटीज़ को, किसका यूज़, मटेरियल्स का यूज़ करके, जैसे वर्कशीट और फ्लैश कार्ड्स, इनकी हेल्प लेके वो क्या करता है, बच्चों की जो कितना सीखा कितना नहीं सीखा उसको टेस्ट करता है। फिर आती है इवैल्यूएशन स्टेज, टीचर चेक्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, क्विज, कार्ड्स एंड मॉडल्स, इनके थ्रू बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है। अब लिमिटेशंस क्या हैं TLM की, काफ़ी महंगे होते हैं, समटाइम्स एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, PPT वगैरह को टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, टीचिंग एड और टीचिंग मटेरियल। जो टीचिंग एड होती है ना वो सिर्फ असिस्ट करती है और ये मोस्टली टीचर सेंटर्ड होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। लेकिन जो टीचिंग मटेरियल होता है ना वो डायरेक्टली लर्निंग में यूज़ किया जाता है और ये लर्नर सेंटर्ड होता है। जैसे कि वर्कशीट्स हुई, वर्कशीट टीचर बच्चों को दे देता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब जो TLM होता है ना, मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, और जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ना, इम्प्रूव करते हैं रिटेंशन पावर को। और एक जो अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड, जो मॉडर्न टीचिंग है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आता है। ये एक मॉडर्न TLM का प्रकार है, क्या, स्मार्ट बोर्ड। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ TLM। विजुअल एड्स रिड्यूस वर्बलिज्म इन टीचिंग, यानी विजुअल, जैसे टीचर कोई भी पिक्चर दिखा देगा ना तो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा रहेगी, जबकि बच्चा उसको सुनेगा उससे ज़्यादा। विजुअल एड्स का मतलब है दिखाना, मटेरियल्स थ्रू सीइंग, ऑडियो विजुअल, फ्लैश कार्ड्स, स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम होते हैं इंटरेक्टिव टीचिंग के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। प्रॉपर प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ TLM मेक लर्निंग एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड सेंटर।
learner centered. A skilled teacher uses suitable material creatively to improve understanding, participation and academic achievement. तो अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि जो TLM है उसका क्या यूज़ होता है. अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? एक टीचिंग मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट है ना सीखते हैं कैसे, एक साथ ग्रुप में मिलकर सीखते हैं टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल. देखो इसकी एक बार डेफिनेशन में रीड कर देती हूँ. टीचिंग लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ टीचिंग मेथड in which student learn together in a small groups to achieve common learning goals. स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टुगेदर, यानी एक साथ, और इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं. जॉनसन एंड जॉनसन की डेफिनेशन क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ द इंस्ट्रक्शनल use of a small group so that the students work together to maximize their own and each others learning. यानी अपनी जो लर्निंग है उसको भी बढ़ा सके और जो दूसरे के साथ में जो और जो पीयर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लर्निंग को इंक्रीज़ कर सके. ये किसकी डेफिनेशन है? जॉनसन एंड जॉनसन. ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? ये क्या है? टीम वर्क को डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, सोशल स्किल को डेवलप करता है, एकेडमिक अचीवमेंट को इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? ग्रुप वर्क की वजह से क्या होता है? स्टूडेंट क्या है? टीम में काम करते हैं. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी सक्सेस डिपेंड्स ऑन ऑल मेंबर्स, यानी एक बच्चे पे डिपेंड नहीं होता, अगर जीतेगा तो पूरा ग्रुप जीतेगा और सक्सेस होगी तो पूरे ग्रुप की होगी. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, एवरी स्टूडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, और हर एक जो स्टूडेंट होता है ना, 5 बच्चों का ग्रुप बनाया, कोई उन्होंने टास्क परफॉर्म करना है तो इसके लिए हर एक जो स्टूडेंट है वो इंडिविजुअल क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन जब जीतेगी हारेगी टीम तो पूरी हारेगी, और जीतेगी पूरी टीम जीतेगी. फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, सोशल स्किल डेवलप होती है जैसे कि लीडरशिप. अब ये 5 लोगों का ग्रुप है, अब इसमें से कोई ना कोई लीडरशिप करेगा तो और कॉपरेशन डेवलप होता है, मिलजुल के काम करने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों में डेवलप होती है. एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप इंटरेक्शन और इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल और ग्रुप प्रोसेसिंग, यानी स्टूडेंट इवेल्यूएट करते हैं ग्रुप की परफॉर्मेंस को. अब देखो प्रिंसिपल क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? लर्निंग बाय कोऑपरेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. 5 लोग हैं, 5 लोगों को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है. अगर एक भी इनएक्टिव हुआ तो उनका ग्रुप क्या है? कोई भी चीज़ को लूज़ कर सकता है, फिर उनकी लर्निंग प्रॉपर इफेक्टिव नहीं होगी. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव जो लर्निंग है उसकी टेक्निक्स क्या है? सबसे पहला है जिक्सो मेथड. ये किसने दिया था? इलियट एरोनसन ने दिया था. इसमें क्या होता है? ईच स्टूडेंट लर्न वन पार्ट ऑफ टॉपिक एंड टीच अदर. इसमें क्या होता है? टीचर जो एक स्टूडेंट होता है ना वो एक टॉपिक को सीख लेता है, सीखने के बाद में फिर जो बाकी के जो टॉपिक है ना उसको फिर वो दूसरों को सिखाता है. अब इससे क्या होता है? इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अब ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया. अब मैं क्या इसको दूसरे जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको ये पढ़ाऊँगी, तो इससे क्या है मेरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये होता है जिक्सो मेथड. इसमें जो एक स्टूडेंट होता है वो एक टॉपिक पढ़ लेता है और दूसरा उसको पढ़ाता है. इस तरीके से दूसरा स्टूडेंट होता है वो किसी और टॉपिक को पढ़ता है और फिर ये बाकी स्टूडेंट्स को उसको पढ़ाता है. अब दूसरा जो मेथड है वो है थिंक पेयर शेयर. इसमें क्या होता है? थिंक इंडिविजुअली, डिस्कस विद पार्टनर्स, यानी बच्चों के अपने ग्रुप के साथ में डिस्कस, और शेयर विद द क्लास. ये क्या होता है? एनकरेज करता है कि इसको पार्टिसिपेशन को, डेवलप करता है थिंकिंग को. थर्ड है ग्रुप डिस्कशन. इसमें क्या है? स्टूडेंट डिस्कस टॉपिक इन अ ग्रुप एंड प्रेजेंट आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं. टीम टीचिंग होती है, 2 और मोर टीचर्स टीच कोऑपरेटिवली, 2 टीचर एक साथ में पढ़ाते हैं. पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? ब्राइट स्टूडेंट्स हेल्प वीक स्टूडेंट. जो होशियार जो बच्चे होते हैं ना वो किसकी मदद करते हैं? जो वीक होते हैं पढ़ाई में उन बच्चों की मदद करते हैं. अब टीचर का रोल क्या होता है? टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, मोटिवेटर होता है और ऑब्जर्वर होता है. टीचर को क्या करना चाहिए? शुड फॉर्म ग्रुप केयरफुली बनाने चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, एनकरेज पार्टिसिपेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए ग्रुप वर्क को. अब स्टूडेंट का रोल क्या होता है? स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव नहीं होता, यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, रिस्पेक्ट करता है एक दूसरे की, शेयर करते हैं आइडियाज़, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है,
हेल्प ग्रुप मेंबर्स अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? ये कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, एनकरेज टीम वर्क को एनकरेज करता है, कंपटीशन को कम करता है, यानी कंपटीशन की भावना कम हो जाती है, लोग ये स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्रिएट लर्नर सेंटर क्लासरूम, इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डिसएडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के? काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है क्लासरूम को मैनेज कर पाना। ऐसी सिचुएशन में अनइक्वल पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सकता है, नॉइज़ होती है क्लासरूम में, नीड्स प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग है ना इन लैंग्वेज टीचिंग, इन इंग्लिश टीचिंग कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प करती है इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, वोकैब को इम्प्रूव करने में। अब इंग्लिश में क्या हेल्प कर रही है? वो डेवलप करती है अपनी लिसनिंग स्किल्स को और इंक्रीज़ करती है इंटरेक्शन को, जैसे ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, पेयर वर्क, डिबेट, ये क्या करते हैं इंग्लिश में, ये हेल्प करते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव लर्निंग एंड ट्रेडिशनल लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, टीचर, और जो ट्रेडिशनल पुराने टाइम की जो लर्निंग होती है वो टीचर सेंटर्ड थी। इसमें बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और इधर पहले इंडिविजुअल काम करते थे ट्रेडिशनल। इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें पैसिव लर्निंग होती है, यानी टीचर बोलते जाता है, टीचर सिखाता है, बच्चे पैसिव रहते हैं। इसमें कॉपरेशन में काम होता है, इसमें कॉम्पिटिशन होता है। इसमें इंटरेक्शन बढ़ता है, ये लेक्चर बेस्ड होता है। ये डेमोक्रेटिक होता है, सपोर्टिव होता है, यानी इक्वली सबको चांस मिलता है और लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में सपोर्ट करते हैं। ये अथॉरिटेटिव होता है और एक फॉर्मल होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग की? ये क्या करता है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्रिएट करता है, डेवलप करता है सोशल एडजस्टमेंट को। कुछ फ्लॉज इसमें होंगे, कुछ फ्लॉज इसमें होंगे, बच्चे आपस में क्या है कोऑर्डिनेट करके एडजस्ट करते हैं। प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, बिल्ड कॉन्फिडेंस, एनकरेज क्रिएटिविटी। अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए ग्रुप सेंटर्ड लर्निंग, किसकी होती है? ग्रुप सेंटर्ड होती है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। मेन एलिमेंट क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पे वो डिपेंड हो रहे हैं ना, वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होती, एक दूसरे को सपोर्ट करने का इसमें फीचर पाया जाता है। जिक्सो मेथड होता है वो किसने दिया था? एलियट एरोनसन ने दिया था। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, कंट्रोलर या कोऑर्डिनेटर नहीं होता। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो डेवलप करती है किसको? सोशल स्किल्स को। जो थिंक पेयर शेयर है वो एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या करती है? कम करती है किसको? अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को। अब दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना रहेगी हमेशा, लेकिन जब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है उसको ख़त्म करता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी स्टूडेंट है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं किसके लिए? सक्सेस के लिए। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, और हर एक जो स्टूडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने खुद के टास्क के लिए। जिक्सो मेथड है जिसमें कि स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ने के बाद में अपने दोस्तों को पढ़ाता है। फिर पीयर ट्यूटरिंग होती है, स्टूडेंट हेल्प करता है किसकी? क्लासमेट्स की। थिंक पेयर और शेयर, इसमें क्या डिस्कशन टेक्निक है फॉर एक्टिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्या है? इफेक्टिव is an effective learner centered teaching approach that promote teamwork को प्रमोट करती है, कम्युनिकेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इट डेवलप एकेडमिक अचीवमेंट एज वेल एज सोशल एंड इमोशनल स्किल। प्रॉपर यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्रिएट डेमोक्रेटिक, इंटरैक्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है कम्युनिकेशंस। फिर उसके बाद में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फिर मेथड्स एंड लास्ट में कोऑपरेटिव learning. Thank you so much.